क्योंकि आज इस देश के संविधान पे हमला हो रहा है। प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद का सदस्य अखबार में लिख के कह रहा है कि बस अब ये संविधान के दिन पूरे हो गए, इसको हटा दो, एक नया संविधान लाने की जरूरत है। आज जो कुछ भी हम संघर्ष कर रहे हैं, चाहे संगोल के विरुद्ध संघर्ष हो, शिक्षा के भगवाकरण के खिलाफ संघर्ष हो, चाहे जातिवार जनगणना का संघर्ष हो, ये जितने भी संघर्ष हैं ये तभी संभव है यदि संविधान बचा रहा तो। संविधान बचाने का काम किसे करना है? तो इस देश की जाति व्यवस्था नामक बीमारी को अगर ठीक करना है तो उसका पहला कदम होगा जातिवार जनगणना। आज संविधान दिवस कई जगह पे मनाया जाएगा। जो संविधान की हत्या करने वाले हैं वो भी संविधान दिवस मनाएंगे, क्योंकि बाबा साहब का नाम लेना सबकी मजबूरी है। तो संविधान दिवस आज संसद में भी मनेगा। जो संविधान को टूटता देखते हुए चुप बैठे हुए हैं वो भी आज मूर्ति लगा रहे हैं। संविधान दिवस बड़े बड़े सेमिनार हॉल में मनेगा, कॉन्फ्रेंस में मनेगा, एयर कंडीशन्ड कमरों में मनेगा, लेकिन आज एसी कमरों में संविधान बचाने का दिवस नहीं है। क्योंकि अगर संविधान को बचाना है तो आज सड़क पे उतरना होगा। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने सड़क पे इस कार्यक्रम को किया, इसको किसी बंद कमरे एसी हॉल में नहीं किया। क्योंकि आज इस देश के संविधान पे हमला हो रहा है। हमारे साथी ने बताया, प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद का सदस्य अखबार में लिख के कह रहा है कि बस अब ये संविधान के दिन पूरे हो गए, इसको हटा दो, एक नया संविधान लाने की जरूरत है। पहले सिर्फ कानाफूसी होती थी, पहले कोई छोटा आदमी बोला करता था, अब प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद के लोग लिख के बोल रहे हैं कि संविधान के दिन खत्म हो गए। अगर इसके बाद भी हम लोग नहीं चेतते तो कोई और अब हमारे घर के अंदर बताने हमें नहीं आएगा। आज संविधान पे खतरा है और उसे बचाना इस देश का सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है, इससे बड़ा ग्रंथ कोई नहीं है, इससे बड़ा पवित्र पुस्तक इस देश की कोई नहीं है जिसके ऊपर आज हमला हो रहा है। क्यों मैं कहता हूं पवित्र पुस्तक, क्यों मैं कहता हूं सबसे बड़ा संविधान? कोई कहेगा भाई संविधान तो सब देशों में होता है, डिक्टेटर भी संविधान रखते हैं, जहां राजशाही होती है वो लोग भी संविधान रखते हैं। क्या ऐसी नई बात है हमारे संविधान में? आज लंबी बात करने का समय नहीं है, लेकिन मैं इतना कह दूं, ये बाबा साहेब का संविधान कोई साधारण संविधान नहीं है। ये हमारे देश की पिछले 5000 साल की जो सभ्यता है उसमें जो जो काम की बात थी उसको उठा लिया गया है, और जो जो कूड़ेदान में डालने की चीज थी उसको कूड़ेदान में डालने के बाद ये संविधान बना है। इस देश के 5000 साल की 3 सबसे बड़े मूल्य हैं, 3 सबसे बड़े सिद्धांत हैं जो हमारे संविधान की बुनियाद हैं। पहला है करुणा, जिससे निकली है समता। दूसरा है मैत्री, जिससे निकला है सेकुलरिज्म। और तीसरा है शील, जिससे निकला है लोकतंत्र। करुणा, मैत्री, शील, ये तीनों बुद्ध धर्म के सिद्धांत हैं, क्योंकि उसमें इस देश के पूरे विचारों का निचोड़ है। कहते हैं ना कपड़ा छान निचोड़। तो 5000 साल से इस देश में जो कुछ हुआ है
उसको कपड़े से छान लिया, उसका कूड़ा कूड़ेदान में फेंक दिया, और जो काम की बात थी बाबा साहब ने निकाली और उसको इस देश की संविधान की प्रस्तावना में लिख दिया। इसलिए पवित्र है ये सिर्फ संविधान नहीं है, साधारण देशों का संविधान नहीं है, उससे ऊपर की बात है ये एक पवित्र ग्रंथ है, ये इस देश की बुनियाद है, इस देश के भविष्य का आधार है। अगर संविधान गया तो जिस जमीन पे खड़े होके आज हम बोल रहे हैं वो चली जाएगी। मैं ये स्टेज पे खड़ा हुआ बोल रहा हूं, स्टेज टूट जाएगा तो क्या होगा? ये मेरा माइक गिरेगा और मैं कहीं जाके धम से पड़ जाऊंगा। आज जो कुछ भी हम संघर्ष कर रहे हैं, चाहे संगोल के विरुद्ध संघर्ष हो, शिक्षा के भगवाकरण के खिलाफ संघर्ष हो, चाहे जातिवार जनगणना का संघर्ष हो, ये जितने भी संघर्ष हैं ये तभी संभव है यदि संविधान बचा रहा। तो संविधान गया तो ये संघर्ष करने की हमारी क्षमता समाप्त हो जाएगी। इसलिए बाकी सब लड़ाइयां बाद में करेंगे, सबसे पहले संविधान बचाने की लड़ाई इस देश में होगी। और उसका आज आपने श्री गणेश कर दिया है, उसका उद्घोष आपने कर दिया है, उसकी बात आपने सामने रख दी है। और मैं समझता हूं ये बात, ये मंच चुनाव की बात करने का नहीं है, लेकिन एक शब्द में मैं कहूंगा 2024 के चुनाव में अगर उन शक्तियों की विजय होती है जो संविधान विरोधी हैं, अगर उन लोगों की विजय होती है जो कोई ना कोई साजिश रच रहे हैं, तो याद रखिए 24 का चुनाव हाथ से गया तो संविधान इस देश का हमारे हाथ से गया। आजकल बड़े बड़े शहरों में फ्लाईओवर बनते हैं ना, कि गलत फ्लाईओवर पे एक बार चढ़ गई गाड़ी तो 8-10 किलोमीटर तक कोई यू टर्न नहीं मिलता, अब तो गाड़ी सीधा जाएगी, अब तो पलट नहीं सकती गाड़ी, है ना। ये 2024 भी ऐसा ही मौका है। अगर गलत फ्लाईओवर पे ये गाड़ी चढ़ गई तो 20 साल तक यू टर्न नहीं मिलेगा हमारे को। इसलिए संविधान बचाने की प्रतिज्ञा जिसके मन में है वो सब तैयार हो जाएं। बस एक आखिरी बात, कौन बचाएगा इस संविधान को? वो लोग नहीं बचाएंगे जो 5000 साल से कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई नया संविधान आया तो उनकी कुर्सी और मजबूत हो जाएगी। वो लोग नहीं बचाएंगे, वो संविधान दिवस पे आयोजन करेंगे लेकिन संविधान नहीं बचाएंगे। संविधान बचाने का काम किसे करना है? उसे जिसे 5000 साल तक इस देश में हाशिए पे रखा गया, सत्ता से बाहर रखा गया, शिक्षा से वंचित करके रखा गया, जिसको हर संस्कार से बाहर करके रखा गया, जिसको इस संविधान से आजादी मिली है, आज वो संविधान को बचाने का काम करेगा। और उसकी शुरुआत कैसे होगी? किसी भी चीज की शुरुआत कैसे होती है? अगर इस देश में जाति व्यवस्था नामक बीमारी का इलाज करना है तो इलाज कैसे होगा? डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है आजकल? कहते हैं डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, कई दिन से बुखार चले जा रहा है। डॉक्टर कहता है जाके टेस्ट करवा लो, जाके अपने पेट का एक्सरे करवा लो, आप उसका जो कुछ करवाना है MRI करवा लो, कहता है ना डॉक्टर। तो इस देश की जाति व्यवस्था नामक बीमारी को अगर ठीक करना है तो उसका पहला कदम होगा जातिवार जनगणना। जातिवार जनगणना का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किस जाति की आबादी कितनी होगी, वो हमें पता है, वो पता लग जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। किस जाति की आबादी कितनी है ये संख्या का अनुमान लगाना जातिवार जनगणना का सबसे महत्वपूर्ण काम नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण काम ये है
कि ये बताएगी कि किस जाति में कितने शिक्षित लोग हैं, किस जाति में कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने घर में कार है, कितने घर में सरकारी नौकरी है, कितने घर में प्राइवेट नौकरी है। इसका हिसाब किताब देगी जातिवार जनगणना, पूरा एक्सरे और एमआरआई करके देगी आपको इस देश का। तो अगर इस देश का इलाज करना है और अगर संविधान बचाना है, ये दोनों संघर्ष आज जुड़ गए हैं, क्योंकि इस देश को बचाने का काम वही करेंगे जो इस देश की सबसे बड़ी बीमारी का इलाज करना चाहते हैं और जो संविधान को उस इलाज के लिए अपनी बुक ऑफ मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, वही लोग आज इस देश के संविधान को बचाएंगे। इसलिए सबसे पहले जातिवार जनगणना। और आपने देखा होगा जातिवार जनगणना की बात होते ही कितना हड़कंप मच गया इस देश के अंदर। भाई मैं पूछता हूं, मेरे को कहीं हाथ में चोट लग गई, मुझे लगता है 3 दिन से दर्द हो रहा है, तो मैं कहां जाता हूं? अस्पताल जाता हूं एक्सरे करवाने के लिए। लेकिन मेरा एक दोस्त मेरे पास आता है, कहता है भाई एक्सरे मत करवा लियो। मैं कहता हूं भाई दर्द हो रहा है, 3 दिन से तकलीफ है, एक्सरे करवा के देख लेते हैं कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है। तो 3 और लोग आ जाते हैं, कहते हैं ना 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 एक्सरे मत करवा लेना तुम। फिर मैं आगे बढ़ता हूं तो वो मेरे सामने खड़े हो जाते हैं, कहते हैं एक्सरे नहीं होने देंगे और कुछ भी हो जाए। अब समझ लो वो आपके दोस्त हैं कि आपके दुश्मन हैं, जो कह रहे हैं कुछ भी हो जाए एक्सरे नहीं होने देंगे। इसका मतलब उन्हें पता है एक्सरे में क्या निकलेगा और वो नहीं चाहते कि मुझे पता लग जाए, वो नहीं चाहते कि डॉक्टर को पता लग जाए, वो नहीं चाहते कि इस बीमारी का इलाज हो जाए। इसलिए जातिवार जनगणना हो, इस देश की ऊंच नीच की सच्चाई सबके सामने आए, जैसे बिहार में आ गई है। एक बात बिहार में बता दूं आपको, क्योंकि टीवी वालों ने तो यह भी नहीं बताया है कि बिहार की जनगणना से क्या निकला है। बिहार में जनगणना में पता लगा है कौन सी जाति की कितनी शिक्षा है। अगड़े समाज में एक जाति है जिसका नाम है कायस्थ, आप सब जानते होंगे, पुराने समय से उनको शिक्षा मिली है। 10,000 लोगों में से कायस्थ समाज के 1,080 लोगों के पास एमएससी की डिग्री है या एमबीबीएस की डिग्री है या एलएलबी की डिग्री है या इंजीनियरिंग की डिग्री है या चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री है। कितनी? 10,000 में से 1,080 लोगों के पास। और बिहार में एक और जाति है जिसको बोलते हैं मुसहर, दलित समाज की सबसे दलित जाति है मुसहर। वहां कितने बच्चों के पास एमएससी की डिग्री है, एलएलबी की डिग्री है, इंजीनियरिंग डॉक्टरी की डिग्री है? 10,000 में से एक के पास है। वहां इधर 10,000 में से एक, उधर 10,000 में से 1,080। और ये लोग कहते हैं जाति व्यवस्था खत्म हो गई इस देश से। बताइए क्या ढोंग है, क्या पाखंड है। मैं चाहता हूं जिस तरह से बिहार की सच्चाई देश के सामने आई है, उसी तरह से इस पूरे देश का कच्चा चिट्ठा सारे देश के सामने पेश होना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति को पता लग सके कि सच्चाई क्या है इस देश की, किसके पास कितनी डिग्री है, किसके पास कितनी सरकारी नौकरी है, किसके पास प्राइवेट नौकरी है, किसके पास कार है, किसके पास एयर कंडीशन है। इसका सारा कच्चा चिट्ठा इस देश के सामने आना चाहिए ताकि ये देश को बदलने की शुरुआत हो सके। तो और मैं बात नहीं कहूंगा, एक बार फिर आपको धन्यवाद दूंगा। देखिए आज हमारे रिपब्लिक पे खतरा है। आज खतरा केवल लोकतंत्र पे नहीं है, गणतंत्र पे खतरा है, रिपब्लिक पे खतरा है। और दुनिया का इतिहास बताता है
कि जब जब रिपब्लिक पे खतरा होता है ऐसे में संसद कोई काम नहीं आती, क्योंकि संसद में ही तो खतरा शुरू होता है। वो तो डॉक्टर नहीं, वो तो बीमारी की तो जड़ वहां पे है। और अफसोस, जब जब रिपब्लिक पे खतरा होता है तब न्यायपालिका भी बहुत काम नहीं आती। बहुत अच्छा है आज सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगाई है उन्होंने, लेकिन उस मूर्ति से क्या सीखेंगे मुझे पता नहीं। जब जब रिपब्लिक पे खतरा होता है संसद काम नहीं आती, कोर्ट कचहरी भी काम नहीं आते। कौन बचाएगा रिपब्लिक को? अंततः पब्लिक बचाएगी रिपब्लिक को। और आज वो पब्लिक यहां पे इकट्ठा है, आज वो पब्लिक 28 राज्यों से आई है। तो चलिए एक संकल्प लेके जाते हैं कि संविधान को बचाएंगे, और संविधान पे उंगली उठाने वाले, संविधान को नष्ट करने वाले, संविधान को तोड़ने वाले हर शक्ति। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।